નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પ્લેગ્રાઉન્ડ ધ સ્પોર્ટ શોમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જેમ જેમ કોરોનાની અસર જે છે હજુ ને હજુ વધતી જ જાય છે અને જ્યારે રમતગમતની વાત આવે તો રમતગમત ક્ષેત્રે જે પ્રવૃત્તિઓ શરૂ થવાની છે ને ક્યાંક ને ક્યાંક બેકફૂટ ઉપર જવું પડે છે. ક્યાંક એમ કહી શકાય કે રમતગમત 100% ફૂલ ફ્લેજ શરૂ થવાની કોઈ ગેરંટી આપી શકે એમ નથી, કારણ કે હજુ પરિસ્થિતિઓ એટલી સુધરી નથી કે જેટલી સુધરવી જોઈએ. પણ તે છતાંય આપણે રમતગમત સાથે સંકળાયેલા રહ્યા છીએ, ચાહે ચેસ હોય, બેડમિન્ટન હોય, ટેબલ ટેનિસ હોય, ટેનિસ હોય. આજે આપણે વાત કરવાની છે રેસલિંગની. આમ તો રેસલિંગની રમત એવી છે કે લગભગ હરિયાણા અથવા તો એ તરફના જે ખેલાડીઓ છે અથવા તો છોકરાઓ છે અથવા છોકરીઓ છે એ લોકો ખૂબ મજબૂત હોય છે અને આની અંદર બહુ જબરજસ્ત પ્રદર્શન કરતા હોય છે. પણ ગુજરાતમાં પણ એવા ખેલાડીઓ છે કે જે ખરેખર ક્યાંક ને ક્યાંક ડેન્ટ કરવા માગે છે નેશનલ લેવલ ઉપર, ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ઉપર. સનોફર પઠાણને આજે આપણે મળવાનું છે. સનોફર પઠાણ અને રમેશ કુમાર, આ બંનેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તમારા બંનેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધન્યવાદ સર. વાત આપણે જો કરીએ રેસલિંગની તો ગુજરાતમાંથી આમ જોવા જઈએ તો રેસલર્સ બહુ ઓછા મળે. ચેસના ખેલાડીઓ તમને ઢગલાબંધ મળે, બેડમિન્ટનના ઢગલાબંધ મળે, ટેનિસના બહુ જ મળે. પણ જ્યારે રેસલિંગની તો આપણી પાસે ઘણા ગાંઠા નામો હોય છે. એમાં એક ખેલાડી એવી છે કે જે ઘણા બધા વખત એટલે 2012-13 એણે શરૂ કર્યું છે. ઘણા બધા મેડલ્સ એણે જીત્યા છે. સનોફર પઠાણની આજે વાત કરવી છે. સનોફરની સૌથી पहला सनोफर ने आपने पूछूं, सनोफर रेसलिंग आपने सिलेक्ट किया है, आपने ये गेम को चुना है. हालांकि 4-5 गेम आप खेल रही थी, जैसे मैंने सुना है कि आप बहुत काफी गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन फिर आपने अल्टीमेटली ये चुना कि भाई मुझे रेसलिंग में कैरियर बनानी है. ये रेसलिंग का सिलेक्शन, क्योंकि आप वुशु भी करती थी, आप और कराटे भी करती थी, ये सब भी करती थी, और बाद में आप जैसे फाइनली आपने डिसाइड किया कि नहीं हम इसके साथ जाएंगे, यानी कि हम रेसलिंग में जाएंगे. ये डिसीजन क्यों? सर, मेरे जो कोच है उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि ना एक ही गेम पकड़ के चलना है, क्योंकि उसमें एक गेम होंगे तो ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा कोई और गेम में, और सारी गेम करूंगी तो एक गेम प्रॉपर नहीं पकड़ पाऊंगी. इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि अब रेसलिंग में मेडल्स आ रहे हैं ना, तब रेसलिंग ही पकड़ के चलो, रेसलिंग ही करेंगे, ऐसा बोला. तब तो हाँ सनोफर, जब बहुत सारी गेम्स जब जानते हैं और बाद में अगर जब रेसलिंग जानते हैं, तो ये जो बाकी की गेम्स जो जानते हैं उसका कोई फायदा रेसलिंग में होता है क्या? नहीं, उनका कोई फायदा नहीं होता रेसलिंग में. रेसलिंग पूरी गेम अलग है, जूडो गेम अलग है, वुशु गेम अलग है, कराटे अलग है, उसका कोई फायदा नहीं होता. बट कहीं ना कहीं स्पीड है, एजिलिटी है आपकी, जो ये सब चीजों में तो शायद फायदा होता ही होगा. हाँ, वो सब चीजों में बहुत फायदा होता है. अच्छा, मुझे ये बताइए कि रेसलिंग जब आपने सबसे पहले रिंग में उतरे, पहला मेडल मेरे ख्याल से 2012 में आपने खेल महाकुंभ में जीता था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. नहीं, हाँ 2012 के 13 में शायद मेरा गोल्ड आया था रेसलिंग में. चलिए ठीक. तो जो खेल महाकुंभ में अभी आपने जितने भी गोल्ड जीते हैं, कैसा सफर रहा आपका? अगर देखा जाए तो कब पहला गोल्ड मेडल जीता और कैसा सफर रहा अब तक का, यानी कि ये 2020 आ गई है, पर्टिकुलरली खेल महाकुंभ में आपका प्रदर्शन कैसा रहा? खेल महाकुंभ में तो अभी तक मेडल गोल्ड ही थे. खाली एक बार मेरा ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल आया था, वो भी थोड़ी पॉइंट के वजह से मैं हार गई थी, वरना अभी तक तो खेल महाकुंभ में मेरा गोल्ड है. स्टेट लेवल पे तो अच्छा प्रदर्शन है, नेशनल लेवल पे भी अच्छा है, बस अब गोल्ड नहीं. वो मैं नेशनल की आपको बाद में बात करता हूँ. रमेश जी, खास करके अगर रेसलिंग की बात करें तो गुजरात में तो खैर खिलाड़ी इतने मिलते नहीं है. अगर इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल की अगर बात करें तो हरियाणा है, पंजाब है, वहां से काफी रेसलर्स आगे आते हैं. गुजरात में आप जिस तरह से रेसलिंग सिखा रहे हैं गुजरात के खिलाड़ियों को, क्या पोटेंशियल लगता है? क्या व्हाट डिग्री ऑफ पोटेंशियल, यानी कि एफिशिएंसी लेवल देखो, आप ताकत उसकी देखो, या तो एबिलिटी देखो, एजिलिटी देखो, गुजरात के खिलाड़ी में कैसा पोटेंशियल दिखता है? देखिए सर, सबसे पहले तो इधर क्वांटिटी ऑफ प्लेयर्स जो है, संख्या वो बहुत ही कम है खिलाड़ियों की. और जो आप बार बार हरियाणा की बात करते हैं, मैं हरियाणा से ही बिलोंग करता हूँ. वैसे बता दूं मैं आपको, हमारे जहाँ पूरे गुजरात में जितने खिलाड़ी हैं, गर्ल्स और बॉयज मिला के, हरियाणा के अंदर एक अखाड़े पे
या एक सेंटर बोल सकते हैं आप, इतने खिलाड़ी आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैं उसकी बात ज्यादा कर रहा हूँ। जी, तो उसके लिए मैं आपको एक बताना चाहता हूँ बात। अगर एक पोस्ट हो और उसके लिए कम से कम भी 2000 कोई भी जैसे पार्टिसिपेट हो उसके लिए, तो सिंपल सी बात है, उसमें से आप हीरा ही निकालोगे। तो इधर जो अपने पास जो प्लेयरों की संख्या है, नंबर ऑफ प्लेयर्स, वो काफी कम है। धीरे धीरे जागरूक होने लग रहा है। और पहले मोस्टली दो ही कोच थे अपने इधर, जो गवर्नमेंट के अधिकारी थे, अनीफ सर और अंसारी सर। अनीफ सर के पास, अंसारी सर के पास लाल दरवाजे पे ये लड़की करती है, काफी पोटेंशियल है और काफी अच्छी प्रैक्टिस उधर होती है। तो धीरे धीरे जैसे वो रिटायरमेंट की तरफ गए, फिर भी उन्होंने प्रयास अपने छोड़े नहीं। हालांकि वो सीनियर कोच भी थे, बहुत सारा पूरा गुजरात का जो कुश्ती का कार्य था उन्हीं के कंधों पे था। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और बहुत थैंकफुल करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना काम के बावजूद भी कुश्ती को चालू रखा, कुश्ती को जीवित रखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अंसारी साहब, अनीफ साहब के लिए। तो अब जो बात आई है कि भाई आगे कैसा टैलेंट है या फिलहाल कैसा टैलेंट है, तो क्या रहेगा कुश्ती के अंदर, तो उसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। जैसे अपनी बहुत सारी बच्चियां हैं, स्नोफर लगा लो, 2-3 और लड़कियां हैं, उन्होंने नेशनल लेवल पे अच्छा किया। जैसे शक्ति दूध में हमारी ये पहली लड़की है, तो शक्ति दूध के दौरान इसको सेलेक्ट किया गया। तो ये कंटिन्यू 3 साल से खेलो इंडिया के लिए भी इसको सेलेक्ट किया जा रहा है। तो इसका प्रदर्शन को देखते हुए बहुत सारे बच्चे प्रोत्साहित हुए हैं कि भाई, और एक ऐसी कम्युनिटी से जहां पर आपको जैसे पर्दे के अंदर रहना है और आपको ऐसी कम्युनिटी से बाहर निकल के अगर सोच हम बदलती है। जरूर जरूर सनोफर, खास आपकी बात हो रही है, अगर देखा जाए तो आप जहाँ रहती है, जहाँ जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आसपास के लोग भी सपोर्ट करते होंगे, कैसा लगता है कि आपने ये स्पोर्ट जो चुना है, तो आसपास वाले या तो आपके जो फैमिली मेंबर्स है, कैसा सपोर्ट मिलता है उनका? क्योंकि ये तो एक अलग ही स्पोर्ट होगा। आपके 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 घर में कोई स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिव है क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं था। मैं अकेली थी। तो सनोफर अकेले कैसे कैसे वो आगे निकली, कैसे वो स्पोर्ट्स में अपना नाम करने के लिए निकली? हाँ, मेरे जो पापा थे उन्होंने कहा कि मेरा वेट पहले बहुत बढ़ता था, तो पापा ने मुझे स्पोर्ट्स में डाला कि इसका वेट कम हो जाएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। जो कि मोमेडियन में तो बहुत कम, बहुत पर्दा होता है, लड़की को घर से बाहर नहीं निकलने देते। सबकी बातें सुनकर पापा ने किसी का नहीं सुना और मुझे ये फील्ड में आगे बढ़ाया कि नहीं, मेरी लड़की कुछ बन जाएगी, कुछ कर देगी, तो ये जितने भी बोल रहे हैं उन सबका मुंह बंद हो जाएगा। तो इसलिए सबके पीछे पापा ने वो करा के नहीं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे मामा, मेरे चाचा, ये सब लोग मना ही करते थे कि लड़की जाते शादी कौन करेगा, ऐसे घूमेगी, नहीं अच्छा लगता, बुरखे बिना निकलना नहीं देने का, बोले लड़की है कहीं नहीं जाने देने का, पर्दे में रखो, शादी कर दो, ऐसा ऐसा। पापा ने बोला नहीं, मेरी लड़की। पापा ने किसी की बात नहीं सुनी, सबकी बातों को छोड़कर पापा ने मुझे आगे बढ़ाया और मेरे साथ हर नेशनल चैंपियनशिप में, हर स्टेट चैंपियनशिप में, डिस्ट्रिक्ट में, सब जगह पापा मम्मा होते ही, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। चलिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर फैमिली का सपोर्ट है, अगर डैडी और मम्मी अगर तुम्हारे साथ है, तो तुम डेफिनेटली आगे बढ़ सकती हो। लेकिन अब जब आप निकलती हो, इतने सारे मेडल किए, इतना सारा नाम हो गया, चलो सनोफर को लोग पहचानते हो गए, अब कुछ समाज का नजरिया बदला है? आपके जो रिलेटिव्स है, इनका कोई नजरिया बदला कि नहीं नहीं, अभी तो हम चैंपियन को मिल रहे हैं, या तो ये बड़ा अच्छा कर रही है लड़की? अभी तो जो मामा ने, चाचा ने, जो लोग बोलते थे कि लड़की को पर्दे में रखना चाहिए, वही लोग पास बुला के बोलते दूसरों को कि ये मेरी भांजी है, भतीजी है, जो ये रेसलिंग करती है, मेडल करती है, मैं मेरे बच्चों को भी इसमें ही डालूंगा, सना के पास ही सिखाऊंगा, ऐसा ऐसा। अभी बहुत इज्जत हो गई है। अभी अभी हर कोई, हमारी फैमिली में हर कोई ऐसा बोलता है, हमारे बच्चों को भी सना के साथ ही डाल देंगे रेसलिंग में, सना के साथ ही रखेंगे। चलिए, यानी कि
सपोर्ट करते हैं। अभी ये सपोर्ट हो गया, आपकी फैमिली हम्म। का सपोर्ट तो खैर है ही है, लेकिन हाँ आपकी सोसाइटी जो है उनका भी सपोर्ट हो गया। और हाँ खास करके सनोफर तुमने एक बड़ी बात वो कह दी कि अब लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इस फील्ड में आए। ये सबसे हाँ। बड़ी है, कुछ सोच बदलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा कह सकते हैं कि सनोफर ने शायद ये परिवर्तन लाने में सफलता पाई। हाँ खेल सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे जो मामा के बच्चे वो तो अभी से स्टार्ट भी हो गए रेसलिंग करना, छोटे छोटे मेरे साथ आते, रनिंग करते, सब करते, तो अभी से ओके ओके। चालू करती मैंने। रमेश जी, फिर से एक बार आपसे बात करेंगे। जिस तरह की बातें आपने कही कि गुजरात के खिलाड़ियों की, अब फिर से हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है किसी भी खिलाड़ी का, उनका जो ना फूड हैबिट्स है, जी उनका जो स्टडीज है, ये सब चीजें जो है वो एक खिलाड़ी को आगे बढ़ने में रुकावट करती है, ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर। यस सर, बिल्कुल। देखो, हम्म, ज्यादातर अगर आप कॉम्बैक्ट गेम में अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए, हम्म, तो न्यूट्रिशन के प्रति बच्चे इधर के अवेयर नहीं है। उसका एक रीजन है, क्योंकि जो गांव में, शहर में जो फूड चलता रहा है, जैसे इधर फास्ट फूड की तरफ बच्चे ज्यादा ध्यान देते हैं, हम्म, और हेल्थ के प्रति अनकॉन्शियस लेवल है उनका ज्यादा, मतलब अवेयर नहीं है। तो राइट। अगर ये चीज बच्चों को सिखाई जाए कि भाई आपको न्यूट्रिशन कैसे लेना है, किस प्रकार से लेना है, और सबसे पहला जो स्थान होता है प्रैक्टिस के बाद न्यूट्रिशन का होता है। अगर किसी खिलाड़ी को, स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा बनाना है, तो उसमें सबसे पहले आपको उसका न्यूट्रिशन का ध्यान देना पड़ेगा कि भाई आप न्यूट्रिशन किस प्रकार का दे रहे हो। कोच का वर्क होता है फील्ड का, उसने फील्ड पे अच्छा काम करवा दिया, 2 घंटे 2.5 घंटे सुबह, 2 घंटे 2.5 घंटे शाम को, अगर बच्चा जाके न्यूट्रिशन नहीं लेता तो रिकवरी नहीं हो पाएगी। और सिंपल सी बात, अगर रिकवरी नहीं हो रही तो इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि अगर रिकवरी नहीं हुई तो अगले दिन बच्चा अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, और जो मसल्स होंगे वो टाइट रहेंगी। तो इस प्रकार से इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि भाई जो न्यूट्रिशन का जो स्थान है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स के अंदर। अगर आपके पास न्यूट्रिशन पर्याप्त है तो आपके खिलाड़ी बनने के चांस 100% हो जाते हैं। मम्मा दिखेगी। सनोफर, आपसे बात करते हैं। इन्होंने बताया कि भाई आपको फूड हैबिट्स बहुत ये करनी पड़ती है। आप क्या खाती है, ये सब आप तो जानती है कि अहमदाबाद में रहती है, आसपास में खाने वाने की चीजें तो बहुत सारी मिलती है। कैसे कंट्रोल कर पाती है, क्योंकि यही तो यंग जो बच्चे हैं आजकल, उनको यही तो कंट्रोल करना है कि हम किस तरह से ये सब चीजों को कंट्रोल करें। आप कैसे कंट्रोल करती है? आपको कभी ऐसा नहीं होता कि चलो हाई फैट वाली कुछ चीजें खाए या तो मीठा कुछ खाए? ऐसा क्या फूड फूड हैबिट्स क्या है आपकी? मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पापा मम्मा अभी का तो बिल्कुल नहीं खाने देते। पानी पूरी अभी बंद है, कितने महीनों का पानी पूरी भी नहीं खाई, और फास्ट फूड भी नहीं खाया है। जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद, उसका पहले से ही फास्ट फूड तो बंद है। अभी तो घर की डाइट चालू है। अच्छा चलिए, एक बात तो ये हो गई कि फास्ट फूड आप खाती नहीं, लेकिन नॉर्मल अगर आप जब प्रैक्टिस करती है, आप जब 4 घंटा सुबह 2-3 घंटे शाम को जब प्रैक्टिस करते हैं, उस वक्त आपका फूड हैबिट्स कैसा होता है? हाँ, जब प्रैक्टिस करते तब सारी डाइट मम्मा ही बनाती है मेरी। सुबह ब्रेकफास्ट में दूध होता है, डेली दूध होता है, दलिया होता है, और फिर चने और वो होता है, और प्रैक्टिस से पहले बनाना होता है। और प्रैक्टिस चाहे बाद दूध, दलिया, फिर उसके अलावा ब्रेड बटर बहुत सारा होता है जो मम्मा देती है, कॉर्नफ्लेक्स देती है। और दोपहर के खाने में रोटी होती है, राइस होती है, और दाल होती है, और 2 जात की सब्जी होती है। और रात को डिनर में भी प्रैक्टिस बाद थोड़ा प्रोटीन वगैरह लेते हैं। उसके बाद डाइट में मम्मा ही खाना देती है, दूध होता रमेश, है। हाँ जी, रमेश कुमार जी, खास करके जो रेसलर आपको अच्छा बनाना है तो उसको तो फैट और ये सब इंटेक होना चाहिए। क्या किस तरह से आप उसका जो फूड है वो क्या कहते हैं कि उसका क्या कैसे चार्ट बनता है फूड का उसका? ओके सर, देखो, सिमिलरली देखा जाए तो फूड के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर आपको 3 चीजें जो होती हैं वो जो कैलोरीज देती हैं, जैसे आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, और आपका लिपिड हो गया, फैट हो गया। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। और मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का, और जो शरीर का प्रतिरोधक क्षमता हमारा, तो जो उसके लिए जैसे विटामिन्स हो गए,
मिनरल्स हो गए, ये सभी जरूरी हैं, ये भी हमें इंटेक करते रहना चाहिए। तो मेनली जो मैंने बताया, जैसे एक अच्छा खिलाड़ी है उसको आप 60% 60% के 60% आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे फैट्स की मात्रा होगी तो 30 से 33% आपको फैट रखना पड़ता है और 10 से 12% प्रोटीन रखना पड़ता है। करेक्ट। बट ड्यूरिंग टू कंपटीशन आपको थोड़ा डाइट शेड्यूल में चेंज करना पड़ता है, तो 65 से 70% आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रखनी पड़ती है और 10 से 15% आपको इसकी फैट की मात्रा रखनी पड़ती है और 10 से 15 आपको प्रोटीन की रखनी पड़ती है। तो इस प्रकार से जो ड्यूरिंग टू कंपटीशन थोड़ा हाँ बच्चों का शेड्यूल बदल जाता है। तो जब ये शेड्यूल बदलता है तो ऑटोमेटिक बच्चे के दिमाग में आने लग जाता है, यस प्रिपरेशन आपका अच्छा चल रहा है, न्यूट्रिशन अच्छा हो रहा है, तो उसका हमें फायदा ही मिलता है। क्योंकि चलिए। हमारा जो गेम है वो सर 90% हमारा एनारोबिक है, तो उसमें सबसे ज्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा एक अच्छा कोच है, जानकार है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें बढ़ा देते, फैट की थोड़ी सी कम कर देते। क्योंकि अगर लास्ट में अगर कंपटीशन के दौरान आप ज्यादा फैट वाला खाना लेते तो हजम होने में बहुत टाइम लगता है। राइट राइट। तो हमें ऐसा खाना प्रिपेयर करना पड़ता है जैसे तुरंत खाया और आपकी जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। जैसे BCA हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कंपटीशन के दौरान बच्चे लेते हैं, तो ये क्या करते हैं फटाफट रिकवरी कर देते हैं। प्रोटीन हो गया, प्रोटीन तो 10-15 दिन पहले आपको प्रोटीन को थोड़ा छोड़ना ही पड़ता है। चलो तो सनोफर आप, कार्बोहाइड्रेट हाँ जी सनोफर, सबसे पहले मुझे ये बताइए, जब आप फाइट करने के लिए जाती हो तो क्या आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है कि भाई सामने वालों को खत्म मीन्स क्या बोलते हैं, चित कर देना है, क्या 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 सोच के आप उतरती है उस वक्त, जो आप आपकी जो सोच होती है वो क्या होती है? जब फाइट करने जाती हूँ तब मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ कि मैट पे क्या होगा, कैसा प्लेयर होगा, कैसा खेलता होगा, पॉइंट कैसे कवर करूंगी मैं, कभी चीट ना हो जाऊं मैं, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर उसके 10-0 का स्कोर करना है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते दिमाग में, हार जाएंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिस गई पानी में, ऐसा सब बहुत सब सवाल। बट फिर भी अगर जब जीतते हैं तो फिर तो आपको ये सब चीजें सोचनी नहीं पड़ती होगी ना। हाँ लेकिन आप अगर पॉजिटिव माइंडसेट से जाएंगे कि नहीं मुझे सामने वालों को गिरा ही देना है या तो हाँ जीतना ही है, तो आई थिंक वो तो साइकोलॉजिकली आप तैयार होंगे ना कि लड़ना तो हाँ है हाँ बराबर, मेडल हाँ जीतना ही है। हाँ, ये तो होता है कि जीत कर ही आना है, मेडल तो लेकर ही आना है, इतनी प्रैक्टिस करी है, ऐसे कैसे मेडल नहीं आएगा, मेडल तो आएगा ही। ये सही तो बात है। और बहुत खास करके मेडल लाने की बात है या तो फाइट करने की बात है, तो कौन तुम्हारे सबसे करीब होता है? कोच होते हैं या पेरेंट्स होते हैं? कौन आपको ये देता है कि नहीं जाओ और टूट पड़ो अंदर जाके? कोचिज भी होते हैं, मम्मा पापा कोचिज भी सपोर्ट करते होंगे कि ना मैट पे जा रही है, अच्छे से खेलना, ध्यान से खेलना, ध्यान मैट पर ही रखना, बाहर वालों की ज्यादा मत सुनना, जो तेरे दिमाग में हो वही करना। और मम्मा पापा भी बोलते हैं, बोला आराम से खेलना, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। तो मम्मा पापा और कोचिज दोनों ही करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, जब आप मोहल्ले से निकलती हो या तो रोड के ऊपर निकलती हो या तो कहीं जाती हो, तो आपको क्या सब लोग रेसलर रेसलर कह के पुकारते होंगे या तो डरते नहीं होंगे आपसे? नहीं, ऐसे नहीं, अगर मैं किसी को बोल देती हूँ मैं रेसलिंग करती हूँ, तो एक ही बात बोलता है, मुझे मारोगे तो नहीं ना। एक ही बात बोलता है कि आप पहलवान हो, मारोगे तो नहीं ना। और कभी कभी गलियों में से वहां से निकलती तो सब मुझे घूर घूर के देखते होंगे, और कि ये कितने लोग। कैसा रेसलर हाँ है, क्या हाँ ये करेगा? हाँ रमेश जी, आपसे फिर बात जी ये करेंगे कि जिस तरह से रेसलिंग की कोचिंग गुजरात जैसे इलाके में चल रही है और आप बहुत ही अच्छी तरह से काम भी कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्या गुजरात जी की जो प्लेयर्स है, चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, पहली बात जी तो है कि आपको पिकअप करना पड़ेगा, उनको कहाँ से लेना पड़ेगा? तो कौन से ऐसे एरिया है, कौन से ऐसे पॉकेट्स है कि जहां पर आपको पहलवान लड़कियां या तो इस तरह की जो इंग्रेडिएंट है जिसके पास कि बॉडी मजबूत है, मसल जबरदस्त है, फाइट करने की मीन्स मानसिकता जो होती है ना, कि एक जाके मीन्स अटैकिंग थिंकिंग जो होता है, वो आपको जी गुजरात में कौन से पर्टिकुलर एरिया ऐसा है कि आपको वहां से ज्यादा खिलाड़ी मिल सकते हैं इसमें? देखिए, अगर आप रेसलिंग जैसे गेम में
टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई आपको देखना पड़ेगा सबसे ज्यादा कि भाई उधर का इन्वायरमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी है उधर की। करेक्ट। तो सही तरीके से अगर हम देखा जाए तो अपना जो सौराष्ट्र साइड है, सौराष्ट्र साइड में आपको जो मिलते हैं उनकी ग्रोथ जैसे अपने स्नोफर जैसी होती है। तो इसको बोलते हैं मेजो सोमैटोटाइप में मेजो जो बॉडी होती है, मस्कुलर जो बॉडी होती है वो। तो हमारे जो रेसलिंग में थोड़ा मस्कुलर बॉडी ज्यादा चलती है। तो अगर हाइट और इसकी बात की जाए, ग्रोथ की बात की जाए, तो ये सबसे ज्यादा हमें सौराष्ट्र की तरफ मिलता है। अब उधर से बच्चों का मतलब निकलना शुरू हुआ है अभी, और हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा कि भाई अब ज्यादा बच्चे सौराष्ट्र की साइड से भी लिए जाए। तो वो आप एक पर्टिकुलर एरिया देख सकते हो, बाकी एक दो बच्चा आपको हर जगह मिल जाएगा। तो जैसे अहमदाबाद भी एक अच्छे सेंटर है, अहमदाबाद से भी खूब बच्चे निकलते हैं। तो रमेश जी, एक चीज ये भी पूछना चाहूंगा, हाइट का कुछ ज्यादा इसके अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा या हाइट कम होगी तो ज्यादा? क्योंकि जितने भी हमारे मेडल्स जो भी लाते हैं और जिस तरह से रेसलर्स खेलते हैं, बहुत बड़ी हाइट नहीं होती है लेकिन उनकी बॉडी जबरदस्त होती है। हाइट का कोई एडिशनल एडवांटेज मिलेगा आपको कि इसमें नहीं मिलेगा? देखिए सर, कोई भी गेम हो, हाइट का एडवांटेज आपको सब जगह मिलता है। उसका एक रीजन है, तो जो आप सपोज करिए लंबे हैं और सिंपल सी बात आपकी हो जाती है। और रही बात कि भाई आप अगर हाइट का हम एक चीज लगा ले कि भाई हाइट का अगर हमें एक बेनिफिट नहीं देखना तो वो किस प्रकार से नहीं देखें। तो अगर बच्चा की हाइट छोटी है तो अकॉर्डिंग टू वेट और एज, तो सर हमारे जो कुश्ती में होता है वेट की प्रक्रिया होती है कि भाई आपको 57 में खेलना है या 55 में खेलना, 50 में खेलना है। तो हाइट उधर मायने नहीं रखती। अगर आपको बड़े वजन में जाना है, ग्रोथ में जाना है, और उधर थोड़ा बड़े वजन के अंदर क्या होता है सर, थोड़ा ठीक टैलेंटेड जो पहलवान होता है वो अच्छे मेडल ले आता है। मगर हमारे जो भारत की ग्रोथ है अगर सिमिलर देखा जाए तो हमारे ज्यादातर कहीं भी आप हरियाणा लगा लो, पंजाब लगा लो, ऑल ओवर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, हमारी जो एक आदर्श आइडियल जो बोलते हैं वो 5'7" की हाइट लगभग सभी की रहती है। 5'7", 5'8", 5'7", 5'8। तो इस हाइट के ज्यादातर पहलवान मिलेंगे आपको 5'5" से लेके 5'9" तक के। आपको 90 से 95% पहलवान इसी हाइट के मिलेंगे। तो मैंने पहले ही बताया आपको, जहां कंपटीशन ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है उधर कंपटीशन जहाँ ज्यादा हो तो मेडल के लिए भी आपको ज्यादा लड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए छोटे वजन में, कम हाइट में, बस ये इधर पे बहुत ज्यादा आपको कंपटीशन करना पड़ता है और टैलेंट बहुत ज्यादा है छोटे के अंदर। तो बड़े आप हाइट के अंदर जाओगे तो थोड़े रेसलर अपने को कम मिलते हैं। राइट। और उसका बेनिफिट बहुत रहता है, रीचिंग जो पावर होती है आपकी बहुत अच्छी होती है। सनोफर, आपसे पूछते हैं, आप कौन से किलोग्राम कैटेगरी में खेलते हैं? और दूसरा ये सवाल है कि आप अगर एक्स जो भी कैटेगरी में खेलते हैं उस वेट को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको हर रोज वेट करना पड़ता होगा, आपका मेंटेन करना पड़ता होगा, क्या क्या होता है? पर्टिकुलरली कौन से वेट में खेलते हैं और उसका क्या, उसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है? अभी पहले मैं 76 में खेलती थी, लेकिन अभी मैं कम वेट में खेलती हूँ क्योंकि 76 बहुत हैवी वेट हो जाता है, इसलिए अब मैं 72 में खेलती हूँ। और पहले मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता था क्योंकि डाइट बहुत लेती थी। अभी थोड़ी डाइट में लेने में थोड़ा वो कर दिया है क्योंकि वेट जल्दी ना बढ़े इसलिए। और अभी लॉकडाउन की वजह से तो प्रैक्टिस होती नहीं थी, तो इधर उधर टेरिस पर कर ले, कभी यहाँ साइड गार्डन, हमारे घर साइड उधर गार्डन में अभी प्रैक्टिस करते हम लोग, क्योंकि अभी जिम वगैरह तो सब बंद है। तो इसलिए अभी रनिंग में सब चालू है, तो वेट तो मेंटेन है ही, और साथ में डाइट भी चालू है, तो अभी वेट नहीं बढ़ता। जिसे डाइट लेते वैसे ही प्रैक्टिस कर लेते तो वेट नहीं बढ़ता। चलिए ठीक है। रमेश जी, आपसे एक आखिरी सवाल है ये पूछेंगे कि ये लॉकडाउन है, पता नहीं ये कांटेक्ट गेम है, कब शुरू होगा? ये जो बिटवीन जो पीरियड आपका निकलता है इस तरह से विदाउट गोइंग इनटू दी रेसलिंग किए बिना का, वो कैसे मेकअप कर सकते हैं खिलाड़ी? देखिए सर, एक जो कोच होता है, एक खिलाड़ी होता है, एक वॉरियर होता है वो। तो जितना अहम रोल
एक खिलाड़ी का होता है उतना ही अहम रोल एक कोच का होता है उसको सक्सेस करने में। जब खिलाड़ी को ये नहीं पता होता गेम क्या है, तब कोच एक उंगली पकड़ के उसको बताता है गेम ये है। खिलाड़ी अच्छा होने के बाद जब जब सियाना होता है, समझदार होता है, तो उसकी अलग थ्योरी भी हो जाती है बहुत से खिलाड़ियों की। मगर कोच के लिए वो बच्चा ही रहता है, जैसा कोच नहीं, पहले ले वो बात सही है। मैं जो कहना चाहता हूँ कि अभी लॉकडाउन का पीरियड है, काफी दिनों से ये लोग ने रेसलिंग किया नहीं है, एक्सरसाइज तो करते हैं। ये पीरियड जी। का कितना इफेक्ट प्लेयर के ऊपर पड़ेगा वो मैं बताऊँ बहुत शॉर्ट में। देखिए, WFH वर्कआउट फ्रॉम होम हमने चालू कर रखा है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में देता हूँ। राइट। और सीधी सी बात है, अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हो बिना पार्टनर की, वही बात मैं आपको बता रहा था आगे कि भाई कोई कोच की जो कार्यशैली होती है वो किस प्रकार की होती है। तो चलिए रमेश जी, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। सनोफर, चलिए मुझे एक नाम आपको देना है। आपको कौन कोच कर रहा है, आपका कोच कौन है? क्योंकि यहाँ पर उसको भी तो याद करना पड़ेगा ना आपको। सनोफर। हाँ, हाँ, मेरे कोच अभी जिनके पास ट्रेनिंग ले रही वो हनीफराज शेख है, लाल दरवाजे में प्रैक्टिस चलिए, करवा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रमेश जी, आई एम बहुत वेरी बहुत सॉरी। धन्यवाद सर, हाँ आपने जी, हाँ जी, इनवाइट किया इस मंच पे, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर। और और मैं यस सनोफर, थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब कभी जरूरत पड़ेगी हम आपको जरूर बुलाएंगे। कोई ये नहीं है उसमें, क्योंकि आप सब ये खेल के एक्सपर्ट्स हो, खेलने वाले हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, थैंक જ્યારે મહિલા રેસલર હોય અને એ જો આ પ્રકારનું રેસલિંગ કરીને મેડલ જો ગુજરાત માટે જીતતી હોય, કાલે ભારત માટે જીતશે, ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ઉપર જબરદસ્ત પ્રદર્શન કરે, તો ચોક્કસ આપણને ગૌરવ થાય. આપણે અહીંયા જોઈએ છે કે ટેનિસ છે, બેડમિન્ટન છે, બધું તો બરાબર ખેલાડીઓ આપણને મળે છે, પણ ખાસ કરીને રેસલિંગમાં આપણી પાસે ખેલાડીઓ ઓછા છે. ત્યારે સનોફર જેવી ખેલાડી ડેફિનેટલી આવનાર દિવસોમાં જબરજસ્ત મેડલ્સ લાવવાની એ કરે અને ખાસ કરીને બીજા ખેલાડીઓને પ્રેરણા આપે, એટલે કે બીજા લોકોને પણ એમ થાય કે નહીં, રેસલિંગ આપણે પણ કરી શકીએ છીએ. આજનો કાર્યક્રમ અહીંયા સમાપ્ત કરું છું. નમસ્કાર.